हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जिसमें आज का हम लोग का पहला चैप्टर है इतिहास का। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों का भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीयों अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे देश में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। मध्यकाल में हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा था? मध्यकाल में। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा को इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है उत्तर और दक्षिण में? विंध्य की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है। मतलब उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुलता है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुलता है, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है प्रोटो ऑस्ट्रॉयड हो गया, उसके बाद हो गया पोलियो मेडिटेरेनियस और काकेसाइड और निग्रोड, उसके बाद हो गया और मंगोलाइड। मतलब ये सभी क्रम है, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। नोट, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को है। मतलब ये क्रिस्टोफ सेलियस ने तीन भागों में बांटा था, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत। तो आइए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ है, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसके बाद विदेशियों का ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और चार पुरातत्व संबंधित हैं। कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण हो गया और पुरातत्व का संबंध का साक्ष्य है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते थे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। तो क्या बोलते हैं, भारत का सर्व प्राचीन वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? तो वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी चार वेद हैं। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, सूक्त वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, ठीक है, 1028 सूक्त होते हैं एवं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। इसे वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। इस वेद का आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद मतलब किसके द्वारा रचित किया गया था? तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल को वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। तो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, ठीक है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं? एक हो गया ब्राह्मण, हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। अघन्या शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, वर्तमान में जो भी कैलेंडर यूज हो रहा है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व से पहले, यानी ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम हो गया। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। मतलब 563 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ महात्मा बुद्ध का। तो इसमें उल्टा क्रम से गिनती होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है,
वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद हम लोग आ जाते हैं यजुर्वेद, देख लेते हैं। तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ और बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सामवेद में। तो सामवेद देख लेते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधातृ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठकर्ता के उद्रातु कहा जाता है। और साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है गान। ये चीज़ इतना याद रखना है। ठीक है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद हम लोग देख लेते हैं। तो अथर्ववेद अथर्व व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया है। इसमें 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों यानी औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व एक बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी विसूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राज्य भक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, पश्चाती मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। तो अथर्ववेद में कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। आ जाते हैं इसके अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्र मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है।
मध्य निदन और कनु शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से ही जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम रानायनीय एवं जैमिनी या तलवकार सामदेव की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों के आरण्य तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। तो सारणी देखते हैं तो वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद इसका है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपद। तो इसको भी याद रखना है। ऋग्वेद का है ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपद। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शाल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। शतपथ में गंधार, शाल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह
शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद उस स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र और व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। तो पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है और इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी? 18, जिनमें केवल 5 यानी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। नोट में लिखा हुआ है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां और शूद्र को जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिससे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंध का भी विवरण दिया गया है। बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है। जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें है? जातक में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मालूम चलता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मतलब चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित या गुरु यही थे। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक भी यही है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। तो अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिनसे तरंगों का संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की संधि, विजय का वृतांत, चचनामा,
लेखक अली अहमद सुरक्षित है। अरबों की संधि विजय का वृतांत चचनामा, लेखक अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी है। के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी से मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्य युगीन अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग है। लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? अष्टाध्यायी में। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इससे यवन के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब आ जाते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित है, मतलब सुनी सुनाई और अफवाहों पर आधारित है। किसे? हेरोडोटस का, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस है, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मतलब सिकंदर के साथ जो आया था ना, जैसे निरियाकस हो गया, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक है, मतलब ये लोग जो विवरण दिए थे वो अधिक विश्वसनीय हैं। चौथा पॉइंट है मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज के। तो इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, 5वां पॉइंट है डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? तो यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो ये क्या बोलते हैं, मेगास्थनीज आया था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और डाइमेकस ये आया था बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस ये अंतियोकस का राजदूत था, सीरियन नरेश था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद आता है डायोनीसियस। तो डायोनीसियस या मिस्र का नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायोनीसियस ये आया था सम्राट अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, डायोनीसियस ये कौन था? ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। 7वां पॉइंट है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है टॉलमी ने लिखा है। 8वां पॉइंट है प्लिनी, इसके प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है।
प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? कि प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और 9वां पॉइंट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिए हैं। कौन? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन के लेखक। अब चीनी लेखक को हम लोग देख लेते हैं। तो चीनी लेखक में पहला है फाहियान। तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। कौन 14 वर्षों तक भारत में रहा है? फाहियान। किसके टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। तो संयुगन, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ध्यान में रखना है। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। और ये हेनसांग है, हेनसांग। तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके बारे में बनता है। तो हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ट्रिक है, ह से हेनसांग हो गया, ह से हर्षवर्धन हो गया। तो हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इस क्रम में भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम के प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये भी पॉइंट मस्त है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो हेनसांग कब आया था? तो ये 629 ईस्वी में आया था। इसके किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और इसने ज्ञान की प्राप्ति नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 15 सालों तक यहाँ भारत में रहा था। उसके बाद 645 ईस्वी में चला गया था। इसका पुस्तक का नाम है सीयूकी। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज़्मिया खीव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी आकृति किताबुल हिंद। अल-बरूनी के लेखक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद।
जिसको हिंदी में भारत की खोज कहते हैं, आज भी इतिहासकारों के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा पॉइंट है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। पॉइंट डी है अन्य लेखक। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ कंगयूर तथा तंगयूर ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम लोग आते हैं कौन सा स्रोत देखते हैं, तो ये है स्रोत पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व से संबंधित, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलोडियोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। यह अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से। उस समय शासक को था तो भानुगुप्त शासक था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा घर साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है, जिसको गर्तवास या गड्ढा घर कहा जाता है, साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता? आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। कासारपन आहत सिक्के को ही कहा गया है।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। इस समय शासक कौन था? तो कलिंग राजा खारवेल था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यहाँ पे शासक था रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, यहाँ पे था गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यहाँ पे शासक था समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, यहाँ पे शासक था पुलकेशिन द्वितीय। मदसौर अभिलेख, यहाँ पे शासक था मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, इस समय शासक था प्रतिहार नरेश भोज। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त था। और देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय था। और नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो उस समय सिक्के थे उस पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा में दिखाया गया है, तो इसलिए उनको संगीत प्रेमी कहा गया है। आर्किमेडू पुदुचेरी के निकट के रोमन सिक्के से प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा यवद्वीप में स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली, तो नॉर्थ साइड के मंदिरों को नागर शैली कहा गया है। और दक्षिण साइड के मंदिरों को तो द्रविड़ शैली कहा गया है। तो याद रखने का ये ट्रिक है, नॉर्थ को नागर शैली और दक्षिण में जो है उसको द्रविड़ शैली, और जो दोनों से मिलती जुलती शैली है उसको बोलते हैं वेसर शैली। तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ मंदिर उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, ये पंचायतन शैली में है। कहाँ है? खजुराहो में है। बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये सब पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दूसरा पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरी आधा इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, आध इतिहास व इतिहास, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके थे।
मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल में विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। संस्कृत बर्तन। मालवा, मालवा काला तथा लाल। बुर्जहोम धूसर। जोखे लाल। दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव को जिसे होमो सैपियंस कहा गया है, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, याद रखना है। पॉइंट है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। पहली फसल एवं जौ थी मतलब गेहूँ एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी, पहली फसल थी, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोकरण यानी माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकापी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है।
भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के लिए प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजलो प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.S. लीब द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीनता मानी जाती है। कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही प्राचीन होगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक काल या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सूतकांगेडोर, मतलब पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में दासक नदी के किनारे सूतकांगेडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। पूरब में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर में है पुरास्थल चिनाब नदी, ऊपर में है पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर आंखूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर। आंखूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी ऊपर में है। वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन है। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज 1963 में सूरज भान ने की थी।
लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसे मध्य एशिया स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगन दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का आंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। लोथल एवं चनहुद्रो में क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले? सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल। तो सुतकोतदा और कालीबंगन सिंधु घाटी का बंदरगाह था। हाँ, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा यानी सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में था। पिनगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ये हम लोग ब्रैकेट में जो है वो पढ़ लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तु और प्रदेश। तांबा से हम लोग कहाँ से मंगवाते थे? तो ये मंगवाते थे खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी कहाँ से आता था?
तो चांदी आता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से। सोना कहाँ आता था? तो सोना आता था कर्नाटक, तो अपना देश में ही, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से और लाजवर्थ मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से आता था। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन किससे मिले? तो सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज, सिंधु समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का जो सामान्य लोगों का जो निचला शहर था ना, वो भी मतलब घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथाओं के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगन से जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता के प्रचलित थे। तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, जहां से मृतकों का टीला मिला। विद्वान थे। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। लोथल और कालीबंगा में सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। अब देखिए, जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, उसको एक शॉर्ट में एक जगह इकट्ठा करके लिखा हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल सबसे पहले हो गया हड़प्पा। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में। उत्खनन करता मतलब खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, माधव स्वरूप वत्स थे और व्हीलर थे। ये 3 आदमी का इसमें नाम आता है। तो प्रमुख रूप से दयाराम साहनी का ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है। हड़प्पा साहिवाल जिला में, मोहनजोदड़ो लारकाना जिला में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उत्खनन करता राखल दास बनर्जी है। ठीक है, राखल दास बनर्जी 1922 में है। चनहुद्रो ये किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है चनहुद्रो और सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है। इसका उत्खनन करता है NG मजुमदार 1931 में है। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसके खोज करता है BB लाल एवं BK थापर 1961 में और अमलानंद घोष है।
पोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। पोटदीजी सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान है। फजल अहमद इसकी खोज करता है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। गुजरात के काठियावाड़ जिला में है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। रंगनाथ राव इसकी खोज की है रंगपुर का। रोपर सतलज नदी के किनारे है। पंजाब के रोपर जिला। जगदत्त शर्मा इसकी खोज की है। रोपर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पंजाब में। लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में, अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव इसकी खोज करता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला है। जगदत्त शर्मा इसकी खोज करता है। सुतकांगे डोर दासक यानी पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे हैं सुतकांगे डोर। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में है। जेपी जोशी। रविंद्र सिंह बिष्ट है। और सोतका शौकी दौर द बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्सन इसकी खोज करता है। आ जाते हैं हम लोग आगे। चार में है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के साइड। मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है।